पूरा देश उन्हें जानता था। यहां तक कि महाराष्ट्र के लोग भी जानते थे कि रायचंद परिवार एक शेर है और शिवा रायचंद एक तूफान है। शिवा रायचंद, जो भारत का सबसे अमीर आदमी था, वो अनन्या चौहान का चचेरा भाई था। देखिए मिस चौहान, आप कहां जाना चाहती हैं? मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। मैं महाराष्ट्र का ही रहने वाला हूं। मैं सिर्फ पुणे ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों के घूमने लायक जगह भी जानता हूं। वरुण जोशी ने मुस्कुराते हुए चापलूसी करने की कोशिश की। मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पुणे में ही रहना है, अनन्या चौहान ने हल्के से कहा। उसके पास जोशी परिवार पर ज्यादा ध्यान देने का समय नहीं था। इस बार वो महाराष्ट्र अपने चचेरे भाई शिवा रायचंद को ढूंढने आई थी। यही सोचते हुए अनन्या चौहान ने चलते चलते अपना मोबाइल निकाला। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और उसने सावधानी से एक नंबर डायल किया। उसने अपने दादाजी से कई बार मिन्नतें की थीं, तब जाकर उसे अपने चचेरे भाई शिवा का नंबर मिला था। पहली बार फोन करते हुए उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। आखिर वो जानती थी कि यह सफेद शर्ट वाला शख्स कोई और नहीं, शिवा रायचंद है। और शिवा इतना ताकतवर इंसान था कि उसकी बराबरी बड़े बड़े दिग्गजों से की जाती थी। हेलो जी, क्या आप मेरे चचेरे भाई शिवा रायचंद बोल रहे हैं? अनन्या चौहान ने धीमी आवाज में पूछा। उसे थोड़ा डर लग रहा था। हां, फोन के दूसरी तरफ से शिवा की ठंडी आवाज आई। भैया, आप अभी कहां हैं? मैं आपसे मिलने आती हूं। अनन्या चौहान ने कहा। नहीं, तुम पहले कोई जगह ढूंढ लो, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। अनन्या चौहान का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो धन्यवाद कहने ही वाली थी कि फोन कट गया। शिवाय ने फोन काटा और हेलीकॉप्टर में बैठ गया। प्रोपेलर चालू हुआ और वो पुणे के बीचों बीच स्थित शहर की ओर उड़ चला। वो नहीं चाहता था कि अनन्या चौहान उसके पास आए और कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। अगर ये लड़की काव्या से मिल गई तो उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे आसान रास्ता यही था कि वो खुद जाकर उससे मिले और पूछे कि चौहान परिवार में आखिर क्या हुआ है। उसे अपने दादाजी से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, जिसका मतलब था कि अनन्या चौहान जिस मदद की भीख मांग रही थी वो जरूर चौहान परिवार से जुड़ी हुई होगी। अगर ये कोई छोटी मोटी बात होती तो चौहान परिवार की ताकत को देखते हुए अनन्या चौहान को उस बूढ़े इंसान से मिन्नतें करने की क्या जरूरत पड़ती। आधे घंटे में शिवाय मेघदूत इंटरनेशनल टी हाउस पहुंच गया। यह एक हाई क्लास चाय की दुकान थी, जिसका डिजाइन भारतीय और विदेशी दोनों तरह का था। इसकी सजावट बहुत ही शानदार थी। समर बबल रेस्टोरेंट खुलने से पहले यह महाराष्ट्र के सबसे मशहूर टी हाउस में से एक हुआ करता था। यह पुणे में जोशी परिवार का बिजनेस था। मेघदूत केटरिंग ग्रुप महाराष्ट्र के केटरिंग बिजनेस में भी नंबर 1 था। यह जोशी परिवार की तिजोरी का अहम हिस्सा था। इस समय मेघदूत टी हाउस के नीचे शानदार कारों की लाइन लगी थी और दर्जनों सूट पहने आदमी सम्मान से खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बड़े वीआईपी के लिए रास्ता साफ कर रहे हों। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। अनन्या चौहान की हैसियत ही ऐसी थी और जोशी परिवार हर हाल में उसे खुश करना चाहता था। शिवाय धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन सूट पहने 2 आदमियों ने उसे रोक लिया। तुम अनन्या चौहान से कहो कि शिवाय उसे ढूंढ रहा है, शिवाय ने शांत स्वर में कहा। सूट पहने बॉडीगार्ड को शक हुआ। उसने अपना मोबाइल निकाला और ऊपर रिसेप्शनिस्ट को फोन करके हालात बताने ही वाला था कि अरे, फोन मत करो, क्या तुम मिस चौहान को परेशान करना चाहते हो? अचानक एक तीखी जनानी आवाज आई और उसने बॉडीगार्ड को रोक दिया। 2 खूबसूरत जवान लड़कियां अपना सिर ऊंचा किए हुए और घमंड से भरी हुई वहां आ गईं। क्या कोई मिस चौहान की चापलूसी करना चाहता है? क्या तुम महाराष्ट्र की रानी को देखना चाहते हो? तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास उनके तलवे चाटने की भी हैसियत नहीं है। नीली स्कर्ट वाली लड़की ने तिरस्कार से शिवाय की ओर देखा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं जोशी परिवार की यामिनी जोशी हूं। जल्दी से यहां से दफा हो जाओ, यामिनी जोशी ने हुक्म चलाते हुए कहा। क्या मजाक चल रहा है? मिस चौहान तो आसमान छूने वाली हस्ती है। उनका जलवा और उनका बैकग्राउंड बहुत शानदार है। जब से उनके पुणे आने की खबर फैली है,
अनगिनत लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं या उनकी चापलूसी करने के लिए लाइन में लगे हैं। लेकिन सामने खड़ा ये आदमी जो जगह जगह सामान बेचता फिरता है, वो मिस चौहान की चापलूसी करना चाहता है। ओह यामिनी दीदी, ये वही शिवाय है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये शर्मा परिवार का वो नकारा दामाद है जो बेशर्मों की तरह बड़ी बड़ी बातें करता है और कीर्ति वाधवा के टुकड़ों पर पलता है। अचानक नीली स्कर्ट वाली लड़की के बगल में खड़ी एक तीखे चेहरे वाली लड़की हंसने लगी। शिवाय ने हल्की सी नजर घुमाई और देखा कि यामिनी जोशी के बगल में नेहा शर्मा खड़ी है, बिल्कुल एक नौकरानी की तरह उसका पीछा करते हुए। ओह, क्या ये वही है जिसे तुम शिवाय कहती हो? यामिनी जोशी ने शिवाय को गौर से देखा। उसकी आंखें चमक उठी और वो बोली, कोई हैरानी नहीं कि तुम औरतों के पैसों पर पल सकते हो और इतने अच्छे दिखते हो। तुम मिस चौहान की चापलूसी क्यों करना चाहते हो? अगर तुम भविष्य में मेरे सामने अच्छा बर्ताव करोगे तो मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी देने के बारे में सोच सकती हूं। यामिनी जोशी ने पूरे घमंड और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ अपना बिजनेस कार्ड उसकी तरफ फेंक दिया। शिवाय ने सिर हिलाया और तंज कसते हुए हंसा। क्या, एक मुफ्तखोर को मैंने अपना कार्ड दिया और तू इतना घमंड दिखा रहा है? यामिनी जोशी चिल्लाई। वो बहुत खफा लग रही थी। जोशी परिवार की एक लड़की ने इस नकारे इंसान को मौका दिया और इसकी इतनी हिम्मत कि ये ऐसा बर्ताव कर रहा है। शिवाय जैसे नकारे को तो अभी उसके सामने घुटने टेक कर उसके तलवे चाटने चाहिए। शिवाय ने तंज कसते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद यहां से दफा हो जाओ। तूने क्या कहा? तू मुझे यहां से जाने को कह रहा है? यामिनी जोशी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुझे पता नहीं है क्या? ये मेरे जोशी परिवार की संपत्ति है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू इतना घमंड दिखाए, मैं अभी किसी को बुलाकर तेरी टांगे तुड़वाती हूं। हाँ 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 यामिनी दीदी, ये इतना घमंडी इसलिए है क्योंकि इसे लगता है कि कीर्ति वाधवा इसकी मदद करेगी। कितना बेवकूफ है। मुझे डर है कि इसे पता नहीं है कि यामिनी दीदी, आपकी कीर्ति वाधवा से बहुत अच्छी दोस्ती है। नेहा शर्मा ने एक तरफ खड़े होकर कहा। शिवाय, मैं तुम्हें बता रही हूं, अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर यामिनी दीदी से माफी मांग लो, वरना हम शर्मा परिवार वाले तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेहा शर्मा ने शिवाय को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, क्या तुमने सोचा नहीं? तुम्हारी पत्नी को शर्मा ग्रुप से निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें यह खबर नहीं मिली? तो क्या तू घुटने नहीं टेकेगा? बॉडीगार्ड, इसे मेरी तरफ से एक सबक सिखाओ। यामिनी जोशी ने दबंगई से कहा और बॉडीगार्ड्स को इशारा करने के लिए चुटकी बजाई। बॉडीगार्ड्स का एक झुंड शिवाय पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। तुम सब यहां किस बात पर बहस कर रहे हो? इसी बीच एक मीठी और रोबीली आवाज गूंजी। अनन्या चौहान, नेहा शर्मा और यामिनी जोशी को देखते हुए वहां आ गई। इन दोनों मामूली लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई कि वे उसके चचेरे भाई को अंदर आने से रोकें? इस बार वो अपने भाई से अपना काम निकलवाने आई थी। अगर इन दोनों की वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो बहुत बुरा होगा। भले ही शिवा उसका चचेरा भाई था, लेकिन उसने उसे इतने सालों से नहीं देखा था। अगर वो उससे मदद मांगने आई थी तो उसे मदद मांगने के तरीके से ही पेश आना चाहिए था। मिस चौहान। यामिनी जोशी और नेहा शर्मा के चेहरों के भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या चौहान की हैसियत बहुत बड़ी थी। उनका बैकग्राउंड पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ये दोनों बस अनन्या चौहान की चापलूसी करना चाहती थीं। एक बार उनके साथ थोड़ा सा रिश्ता जुड़ जाए तो वे चौहान परिवार से जुड़ सकती थी, और अगर उनका चौहान परिवार से थोड़ा सा भी रिश्ता बन गया तो उनके पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए वे अनन्या चौहान को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। मिस चौहान, हम शोर नहीं मचा रहे हैं, लेकिन यह जाना माना नकारा इंसान आपका दोस्त होने का नाटक कर रहा है और छुपकर आपसे मिलना चाहता है। मैं तो बस बॉडीगार्ड को इसे सबक सिखाने को कह रही थी, नेहा शर्मा ने कहा। नकारा? नेहा शर्मा की बात सुनकर अनन्या चौहान हैरान रह गई। अगर उसका चचेरा भाई शिवा नकारा है तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो नकारा नहीं है? जिस इंसान ने अकेले ही पूरे के पूरे परिवार बर्बाद कर दिए हों, जो खरबों का मालिक हो
उसे सच में कोई नकारा कह रहा है। ये बेवकूफ लोग सच में हीरे की परख नहीं जानते। उनके सामने भगवान खड़े हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उनकी पूजा कैसे करनी है। अनन्या चौहान ने अपने मन में सोचा कि उसका चचेरा भाई शिवा सच में दुनिया का एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसने अपनी बुआ के नाम पर अपना सरनेम बदल लिया और पुणे शहर में अपनी दौलत और ताकत का कभी दिखावा नहीं किया। वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। हाँ मिस चौहान, मेरी सहेली सही कह रही है। इस नक्कारे का नाम शिवाय है। ये बेशर्म आपसे मिलने आया है। ये आपकी चापलूसी करना चाहता है और इसे अपनी औकात भी नहीं पता, यामिनी जोशी ने कहा। चुप रहो, अनन्या चौहान गुस्से से चिल्लाई। वो बहुत गुस्से में थी और उन्हें ठंडी नजरों से घूर रही थी। यामिनी जोशी और नेहा मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। वे अपनी जगह पर सुन्न खड़ी रह गई। उनकी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। शिवाय मेरा मेहमान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खास मेहमान को रोकने की? अनन्या चौहान ने ठंडी आवाज में कहा। क्या मिस, क्या आप शिवाय को जानती हैं? नहीं, ये आपका मेहमान कैसे हो सकता है? यामिनी जोशी को विश्वास नहीं हो रहा था। यामिनी जोशी और नेहा शर्मा अपनी जगह पर सन्न खड़ी थी। डर के मारे उनकी आंखें फटी जा रही थी। शिवाय मिस चौहान को कैसे जानता था? क्या मिस चौहान ने उसे अपना मेहमान कहकर बुलाया था? ये कैसे मुमकिन है? मिस चौहान की हैसियत कितनी बड़ी है। ये तो चमत्कार है। आपको बता दें, जोशी परिवार की सदस्य होने के नाते यामिनी ने मिस चौहान को एयरपोर्ट से लाने के लिए कई बार अपने आदमी भेजे थे। फिर मिस चौहान के रुकने के लिए सबसे शानदार रेस्टोरेंट का इंतजाम किया था। इस वीआईपी को खुश करने के लिए उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नहीं देखा था। शिवाय की ऐसी क्या औकात है कि वो बड़ी मैडम के साथ बराबरी से चाय पी सके? मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मुझे सिखाओगी? अनन्या चौहान ने बहुत ही नाखुश होकर कहा। नहीं मिस चौहान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। यामिनी जोशी ने जल्दी से कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया था। हम अनन्या चौहान ने नाक सिकोड़ी। शिवा भैया, चलिए अंदर चलकर चाय पीते हैं और काम की बात करते हैं। इन मामूली लोगों पर ध्यान मत दीजिए। शिवाय ने हल्का सा सिर हिलाया, उन्हें नजरअंदाज किया और धीरे धीरे मेघदूत टी हाउस के अंदर चला गया। मिस चौहान उसे शिवा भैया कह रही हैं और हमें मामूली लोग कह रही हैं। यामिनी जोशी और नेहा शर्मा के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, क्या चल रहा है। मिस चौहान, मैं आपके खाने का इंतजाम कर देती हूं। यामिनी जोशी जल्दी से उनके पीछे पीछे गई और चापलूसी करने लगी। हाँ मिस चौहान, मैं आपके लिए चाय और पानी लाती हूं। नेहा शर्मा भी मक्खन लगा रही थी। अनन्या चौहान ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई और नेहा शर्मा की ओर देखा। उसने शक के साथ पूछा, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूं? यामिनी जोशी, तुम नहीं चाहती कि कोई अनजान इंसान यहां आ जाए। मुझे अजनबियों के साथ रहना पसंद नहीं है। इतना कहकर अनन्या चौहान और शिवाय दूसरी मंजिल पर चले गए। क्या? यामिनी जोशी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसे लगा कि मिस चौहान नाराज हो गई हैं। उसने मुड़कर नेहा शर्मा को ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी यहां आने की औकात नहीं है। सुना तुमने? निकल जाओ यहां से। यामिनी जोशी ने तुरंत नेहा शर्मा को डांटा। वो अनन्या चौहान को खुश करना चाहती थी। ये मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नेहा शर्मा घबरा गई। उसने जल्दी से माफी मांगी, चेहरे पर मुस्कान लाई और बिना एक शब्द कहे चुपचाप गेट से बाहर निकल गई। जब से कुणाल वर्मा ने नेहा शर्मा को छोड़ा था, शर्मा परिवार में उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई थी। वो यामिनी जोशी की चापलूसी कर रही थी और एक कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे घूमकर रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हुक्म टालने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? शिवाय और अनन्या चौहान दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां की सजावट बहुत ही नई और मॉडर्न थी। भैया, एयरपोर्ट पर जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। मुझे नहीं पता था कि वो आप हैं। अनन्या चौहान ने घबराते हुए कहा। आप पुणे में इतने लो प्रोफाइल क्यों रह रहे हैं? आप अपनी पहचान दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते? आप अभी भी इस जगह पर क्यों हैं? इस जगह में ऐसा क्या खास है
अनन्या चौहान अभी भी काफी उलझन में थी। आखिर दिल्ली के इतने बड़े रईस शिवा रायचंद को पुणे में रहना क्यों पसंद है? जवानी के दिनों में वो अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? क्या ये आजकल के नौजवानों का नया शौक है? छोटी सी बात है, शिवाय ने हल्के से कहा। तुम्हें पुणे में मेरी पहचान के बारे में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, समझी? बेशक अनन्या चौहान पुणे में उसके रुकने की वजह नहीं समझेगी और ना ही वो रुद्रपीठ के बारे में जान पाएगी। ओह, मैं समझ गई। अनन्या चौहान ने सिर हिलाया। वे दोनों एक चाय की मेज के दोनों तरफ बैठे ही थे कि यामिनी जोशी एक प्यारी सी मुस्कान लेकर वहां आ गई। बताइए मिस चौहान, आप क्या पीना पसंद करेंगी? यामिनी जोशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो एक वेटर की तरह बर्ताव कर रही थी। अनन्या चौहान ने लापरवाही से मेन्यू देखा और धीरे से बोली, द हार्ट ऑफ लेमन। फिर उसने सीधे शिवाय की ओर देखकर पूछा, शिवा भैया, आप क्या पियेंगे? यामिनी जोशी शिवाय को बहुत गुस्से से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नक्कारे ने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि मिस चौहान भी उसे इतनी इज्जत दे रही है। वो इतना बड़ा नकारा है, वो यहां चाय पीने लायक भी नहीं है और मुझसे अपनी सेवा करवा रहा है। आखिर क्यों? एक गिलास उबला हुआ पानी ले आओ, शिवाय ने शांत भाव से कहा। उबला हुआ पानी? ओह नहीं, हमारे मेघदूत टी हाउस में ऐसी घटिया चीजें नहीं बनती। अगर आपको उबला हुआ पानी पीना है तो सड़क किनारे जाकर पी लीजिए। यामिनी जोशी ने तिरस्कार से कहा। कितना गंवार है। क्या तुम मेघदूत टी हाउस में उबला हुआ पानी पीते हो? मुझे डर है कि इसे यहां की चाय की अहमियत और कीमत का अंदाजा नहीं है, या शायद ये इतनी महंगी चाय पीने से डर रहा है कि कहीं बिल इसे ना भरना पड़े। मिस चौहान, आप ऐसे गंवार के साथ चाय क्यों पी रही हैं? यह बिल्कुल भी आपकी हैसियत के लायक नहीं है, यामिनी जोशी ने कहा। फिर शिवाय को ठंडी नजरों से देखा। अभी भी उबला हुआ पानी पिएगा? क्या तुम इस चौहान को नीचा दिखा रहा है? मुझे नहीं लगता कि तेरी इतनी औकात है। मुझे डर है कि कहीं बिल तुझे ही ना चुकाना पड़े। यामिनी जोशी, चुप रहो, अनन्या चौहान ने कहा। क्या यह औरत सच में मरना चाहती है? मैं तो बस शिवाय से मदद मांगने आई थी और ये यहां तमाशा खड़ी कर रही है। मिस, आप। यामिनी जोशी चौंक गई और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस चौहान शिवाय को इतना क्यों बचाना चाहती है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे जोशी परिवार का यह कैसा रेस्टोरेंट है जहां पानी तक नहीं है? जाकर कुछ पीने के लिए लाओ, सुना तुमने? अनन्या चौहान ने गुस्से में कहा। जी जी मिस, मैं अभी लाती हूं, यामिनी जोशी ने कहा। और हां, मुझे शिवाय से कुछ जरूरी बात करनी है। बस वेटर को चाय देने के लिए भेज देना, मेरे सामने मंडराने की जरूरत नहीं है, अनन्या चौहान ने कहा। क्या मिस चौहान, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। कृपया मुझे चाय और पानी डालने के लिए यहीं रहने दीजिए, यामिनी जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा। जोशी परिवार में उनकी जगह मिस चौहान को खुश करने, उनकी सेवा करने और उनसे कुछ अच्छी बातें कहलवाने की थी। अगर ऐसा हुआ तो जोशी परिवार के बड़े बूढ़ों के सामने उसकी अहमियत ही कुछ और होगी। वो चापलूसी करने का ऐसा मौका कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। मैं तुमसे पक चुकी हूं, तुम अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, अनन्या चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हारे मिस्टर जोशी से बात करूंगी। मिस चौहान, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर गुस्सा मत होइए, मैं गलत थी, यामिनी जोशी ने जल्दी जल्दी कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? अनन्या चौहान को बहुत अजीब लगा। जाओ और शिवाय से माफी मांगो। तुमने उसके लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर दी और मेरी इतनी बेइज्जती करवाई। तुम मेरे खास मेहमान के साथ बदतमीजी कर रही हो, है ना? यामिनी जोशी का चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिस चौहान के दिल में शिवाय की इतनी बड़ी जगह होगी। क्यों? शिवाय से माफी मांगना उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। काश बड़ी मैडम उसे भी इतनी अहमियत देती तो वो जोशी परिवार में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी और जोशी परिवार की बहुत सारी संपत्ति उसे विरासत में मिल सकती थी। यामिनी जोशी ने जलन और नफरत भरी नजरों से शिवाय को देखा और बेमन से बोली, मुझे माफ कर दो शिवाय, मुझसे पहले गलती हो गई।
मुझे नहीं पता था कि तुम और मिस चौहान दोस्त हो। आगे से ध्यान रखना, शिवाय ने शांत स्वर में कहा। यामिनी जोशी को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। ये नकारा अभी भी यहां नाटक कर रहा है और उसे खुद नहीं पता कि उसकी क्या औकात है। जब मिस चौहान दिल्ली लौट जाएंगी तो हमें इसे जान से मारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। सुना तुमने? आगे से ध्यान रखना। अब दफा हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अनन्या चौहान ने चिढ़ते हुए कहा। ये यामिनी जोशी उसे हमेशा अपने चचेरे भाई से काम की बात करने में परेशान करती है। ये सच में बहुत उबाऊ है। जी जी मैडम, मैं पहले जाती हूं। अगर आपको कोई भी काम हो तो कृपया वेटर से मुझे बता दीजिएगा। मैं नीचे आपके आदेश का इंतजार करूंगी, यामिनी जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा और भारी मन से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। लानत है इस नकारे शिवाय पर। आखिरकार मिस चौहान टी हाउस में आ ही गई थी। वो तो बस उनके सामने अच्छा बर्ताव करना चाहती थी, लेकिन शिवाय ने उसका इतना अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। यामिनी जोशी बेमन से नीचे गई। वो ये सोच रही थी कि शिवाय को कैसे सबक सिखाया जाए। उसे उस नकारे को अपने सामने झुकने और माफी मांगने पर मजबूर करना ही होगा। उफ, आखिरकार वो चली गई। जब मैं दिल्ली वापस जाती हूं तो ये सब लोग मेरे आसपास क्यों मंडराते रहते हैं? अनन्या चौहान ने एक लंबी सांस ली। मुझे लगता है कि जब तक लोगों को चौहान परिवार में मेरी हैसियत का पता रहेगा, मैं कभी ऐसे दोस्त नहीं बना पाऊंगी जिनसे मैं नॉर्मल होकर बात कर सकूं, अनन्या चौहान ने कहा। शिवाय हंसा और उसने हल्के से कहा, दुनिया की रीत ही ऐसी है। वैसे भैया, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? इसीलिए आप अपनी दौलत और ताकत का दिखावा नहीं करते? अनन्या चौहान ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे लिए यह समझना मुश्किल है, शिवाय ने शांति से कहा। अनन्या चौहान मन ही मन उसकी तारीफ करने लगी। शायद इसीलिए चचेरे भाई शिवा और उनके दादाजी उसे बहुत मानते थे। वो बहुत ही होशियार है। भैया, आप इन दिनों पुणे में कैसे रह रहे हैं? क्या कुछ मजेदार हुआ? अनन्या चौहान ने पूछा। मुद्दे की बात पर आओ, शिवाय ने कहा। तुम मुझे ढूंढते हुए पुणे क्यों आई हो? क्या बात है? ये बात कहते हुए अनन्या चौहान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, भैया, आपने दादाजी को ठीक किया था, है ना? आपके पास मेडिकल की अच्छी जानकारी होगी, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जो बहुत अच्छा डॉक्टर हो? मैंने उन्हें ठीक किया था, शिवाय ने सिर हिलाया। अनन्या चौहान ने अपना चश्मा ठीक किया। वो कुछ पल के लिए हिचकिचाई और फिर मिन्नतें करते हुए बोली, भैया, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूं। क्या आप मेरे दादाजी का इलाज करने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या तुम्हारे दादाजी बीमार हैं? क्या हुआ है? शिवाय ने पूछा। अनन्या चौहान ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। दादाजी पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों के पास गए, और तो और एक जाने माने आयुर्वेद के जानकार के पास भी गए, लेकिन कोई भी बीमारी की वजह नहीं पकड़ पाया। खैर, अब इस वजह से घर में सब परेशान हैं। अनन्या चौहान ने आह भरी। कुछ लोगों का कहना है कि दादाजी को जहर दिया गया है, और कुछ कहते हैं कि वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा। कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पा रहा है। शिवाय खामोश रहा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। चौहान परिवार के मुखिया का नाम प्रताप चौहान है। भारत की पुरानी पीढ़ी के दिग्गज लोगों में, हालांकि उनका रुतबा रायचंद परिवार जितना बड़ा नहीं है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। इस तरह के दिग्गज नेता का एक एक कदम और उनकी सेहत पूरे देश के हालातों पर असर डालती है। अगर वो सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, तो क्या इतने सारे बड़े एक्सपर्ट और मशहूर डॉक्टर इस बात को नहीं समझ पाते? लेकिन अगर सच में किसी ने चुपके से कुछ किया है, उन्हें जहर दिया है या कोई साजिश रची है, तो इसके पीछे का तूफान सच में बहुत बड़ा होगा। शिवा भैया, क्या आप दादाजी को देखने में मेरी मदद कर सकते हैं? अनन्या चौहान ने गंभीरता से मिन्नतें करते हुए कहा। प्लीज, आप दादाजी को ठीक करने का वादा मत कीजिए, लेकिन बस एक बार कोशिश करके देखिए। मैं वक्त निकालूंगा, शिवाय ने शांत स्वर में कहा। बहुत अच्छा, शुक्रिया भैया, अनन्या चौहान खुशी से बोली।
जब चचेरे भाई दादाजी को ठीक कर सकते हैं तो वो ये भी पता लगा ही लेंगे कि दादाजी को क्या हुआ है। आधे घंटे में शिवाय और अनन्या चौहान मेघदूत टी हाउस से बाहर निकले। शिवाय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जबकि अनन्या चौहान का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वे दोनों लगातार हंस बोल रहे थे, जैसे उन्हें कोई बहुत खास चीज मिल गई हो। ये नजारा देखकर दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड्स और यामिनी जोशी दंग रह गए। ये क्या चल रहा है? जब से मिस चौहान प्लेन से उतरी थीं, वो बहुत ही शांत और रोबीली लग रही थी, लेकिन इस अफवाहों वाले नकारे इंसान के सामने वो इतनी खुश क्यों थी? उसके पास ऐसा क्या है? क्या वो इतना अट्रैक्टिव है? मिस चौहान, आप कहां घूमने जाएंगी? मुझे पता है कि महाराष्ट्र में घूमने के लिए बहुत सी अच्छी जगहें हैं। मैं आपको घुमाने ले चल सकती हूं। मैं आपकी गाइड बनूंगी। यामिनी जोशी ने खुशी खुशी कहा। नहीं, वापस चलो, अनन्या चौहान ने चिढ़ते हुए कहा। अरे मिस चौहान, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े साहब ने हमसे कहा था कि हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताएं। उन्होंने रात को पुणे ग्रैंड होटल में आपके लिए एक बहुत बड़ी शाही दावत का इंतजाम किया है। आपको वहां आना ही होगा, यामिनी जोशी ने कहा। फिर उसने शिवाय की ओर बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से देखा। खास तौर पर मिस, पुणे शहर एक बहुत छोटी सी जगह है और यहां के लोग बहुत बुरे हैं। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ गलत इरादे वाले लोग आपको गुमराह कर दें। यामिनी जोशी ये जताना चाह रही थी कि शिवाय का नाम बहुत खराब है। वो न सिर्फ शर्मा परिवार का एक मशहूर घर जमाई है, बल्कि उसे बाहर औरतों के साथ चक्कर चलाने का भी शौक है। वो खास तौर पर अमीर घराने की औरतों को ढूंढता है ताकि उनके पैसों पर ऐश कर सके। आपको उससे बचकर रहना चाहिए। अनन्या चौहान को गुस्सा आ गया और उसने शिवाय की ओर देखा। शिवाय का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उसे अंदर से डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका चचेरा भाई गुस्सा होगा या नहीं। चुप रहो, मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारूंगी, अनन्या चौहान ने गुस्से में कहा और अपना हाथ उठाया। ये तो छोड़ ही दीजिए कि शिवाय वो खास इंसान था जिसे वो इतनी मिन्नतों के बाद अपने दादाजी का इलाज करने के लिए मना पाई थी, लेकिन एक ऐसी मामूली सी औरत उसके चचेरे भाई को बुरा भला कैसे कह सकती थी? क्या मिस, गुस्सा मत होइए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। यामिनी जोशी जल्दी से पीछे हटी। वो डर के मारे कांपने लगी और खुद को ही 2 थप्पड़ जड़ लिए। दफा हो जाओ, मुझे दोबारा परेशान मत करना। अनन्या चौहान यामिनी जोशी की हरकतों से सच में तंग आ चुकी थी। उसने उसे डांटा और अपनी मेबैक कार में बैठ गई। कार में पहले से ही एक पेशेवर अधेड़ उम्र की महिला ड्राइवर चाबी लगाकर तैयार बैठी थी। शिवाय भी कार की पिछली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वे भीड़ भाड़ वाली सड़क की ओर चल दिए। ये नकारा मिस चौहान इसे इतना भाव क्यों दे रही हैं? कितनी शर्म की बात है। यामिनी जोशी ने गुस्से में पैर पटके। इस तरह का नकारा होना सच में बेशर्मी है। यहां तक कि मिस चौहान भी उसके साथ मिली हुई हैं। कोई ना कोई उसे बहुत जल्द मार डालेगा, वरुण जोशी ने बहुत जलते हुए कहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश कार की पिछली सीट पर वो खुद बैठा होता। वरुण जोशी मिस चौहान को पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिसीव करने गया था। उसने उनकी बहुत चापलूसी की थी और उनकी खूब खातिरदारी भी की थी, लेकिन मिस चौहान ने उसे एक बार भी प्यार से नहीं देखा। उन्होंने उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा और वो अभी भी यही सोच रहा था कि क्या वो मिस चौहान को खुश कर पाएगा। वो उसके इतने हैंडसम चेहरे को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? ये बिल्कुल बेतुकी बात है कि शिवाय जैसे नकारे इंसान को मिस चौहान इतनी तवज्जो दे रही हैं। यामिनी, क्या तुम्हारी कीर्ति वाधवा के साथ अच्छी दोस्ती नहीं है? वरुण जोशी की आंखें ठंडी हो गई और वो बोला, सुना है कि शिवाय और कीर्ति वाधवा के बीच चक्कर चल रहा है। कीर्ति वाधवा को बताओ कि वो इंसान जिसे वो पसंद करती है वो क्या गुल खिला रहा है। कीर्ति वाधवा को बताऊं तो क्या कीर्ति वाधवा की अनन्या चौहान से पंगा लेने की हिम्मत है? यामिनी जोशी ने शक के साथ पूछा। तुम नहीं समझती, मिस चौहान हमेशा तो पुणे में नहीं रहेंगी, है ना? वरुण जोशी ने एक रहस्यमयी अंदाज में कहा। कीर्ति वाधवा बहुत गुस्से वाली है
वो कोई आम लड़की नहीं है। उसके पास एक बहुत ही खूंखार आदमी है। हो सकता है कि वो पुणे में कुछ बड़ा कर दे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें शिवाय का घमंड तोड़ना होगा। जब शिवाय का खेल खत्म हो जाएगा और अनन्या चौहान दिल्ली वापस चली जाएगी, तो क्या हम इस नकारे इंसान के साथ नहीं खेलेंगे? आज जो उसने हमारे साथ किया, उसका बदला लेंगे। वो एक नकारा इंसान है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इतना घमंड दिखाने की? उसे सच में नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वरुण जोशी ने इस तरह कहा मानो उसके पास दुनिया का सारा ज्ञान हो। हाँ, मैं कीर्ति वाधवा को फोन करूंगी और बताऊंगी कि वो जिस आदमी को पसंद करती है वो क्या कर रहा है। यामिनी जोशी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उनकी नजरों में शिवाय का जोशी परिवार की बेइज्जती करना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। उसे सबक सिखाना ही होगा और उसके पास मिस चौहान की चापलूसी करने का कोई मौका नहीं बचना चाहिए। यह सोचकर यामिनी जोशी ने जल्दी से एक नंबर डायल किया। दूसरी ओर शिवाय कार की पिछली सीट पर आंखें बंद किए बैठा था। भैया, क्या आपको मजा आ रहा है? मैंने भी एक कृत्रिम द्वीप खरीदा है। मैं सच में देखना चाहती हूं कि उसका डिजाइन कैसा है। अनन्या चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी अभी उसके चचेरे भाई ने बताया था कि उसने पुणे नदी में एक कृत्रिम द्वीप खरीदा है और वो कुछ दिन वहीं रहेगा। ये सोचकर ही बहुत अजीब और रोमांचक लग रहा था। ये घूमने का एक बहुत ही शानदार तजुर्बा होगा। वैसे भैया, मैंने सुना है कि आपने पुणे में शादी कर ली है। क्या यह सच है? मैंने यह भी सुना है कि आप एक घरजमाई बन गए हैं। ये सब क्या है? अनन्या चौहान ने शक के साथ पूछा और इधर उधर की बातें करने लगी। शिवाय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, मेरे बारे में ज्यादा मत पूछो। मैं आपके बारे में नहीं पूछूंगी, मैं अपनी भाभी के बारे में पूछूंगी। सुना है कि काव्या शर्मा पुणे शहर की एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत लड़की है। मैं आपसे कब मिल सकती हूं? अनन्या चौहान ने उत्सुकता से पूछा। उसकी नजरों में जो औरत उसके चचेरे भाई की पत्नी बन सकती है वो यकीनन किसी अप्सरा से कम नहीं होगी। भविष्य में कभी तुम्हें मौका मिलेगा, अभी सही समय नहीं है, शिवाय ने हल्के से जवाब दिया। ओह, अनन्या चौहान ने सिर हिलाया। बेहतर होगा कि तुम इन दिनों कृत्रिम द्वीप पर ही रहो और इधर उधर मत घूमो। जब मैं समय निकाल लूंगा तो मैं तुम्हारे साथ मिस्टर चौहान से मिलने जाऊंगा, शिवाय ने कहा। उसे अनन्या चौहान से पता चला था कि प्रताप चौहान दिल्ली के अस्पताल में नहीं बल्कि अपने पुश्तैनी शहर गुजरात में हैं। फिलहाल उनकी बीमारी की खबर को बाहर वालों से छुपाकर रखा गया था और चौहान परिवार के कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता था। गुजरात चौहान परिवार का घर है जो उन्हें सैकड़ों सालों से विरासत में मिला है। चौहान परिवार का गुजरात में बहुत बड़ा दबदबा है, लेकिन गुजरात में प्रताप चौहान के खिलाफ साजिश रची गई। ये सच में सोचने वाली बात थी। वे दोनों बात ही कर रहे थे कि क्रैश! अचानक कार के पहियों के फिसलने की आवाज आई। अचानक उनके सामने एक स्पोर्ट्स कार आ गई और रास्ता रोक लिया। ड्राइवर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कार चलानी आती है? कोई ऐसे कार कैसे चला सकता है और सामने वाली कार के बिल्कुल पास आकर कैसे रोक सकता है? अनन्या चौहान गुस्से में कार से बाहर निकली और सामने वाले पर चिल्लाने लगी। यह बहुत डरावना था। वो ड्राइवर पागल था। एक लाल रंग की बुगाटी ड्रैगन सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। यह बहुत ही दबंग लग रही थी। देव और जयकार से बाहर निकले और उन्होंने दरवाजा खोला। कीर्ति वाधवा लाल रंग का विंड ब्रेकर पहने बाहर निकली और उसने बहुत घमंड से अनन्या चौहान की ओर देखा। तुम कौन हो? क्या तुम्हें जानबूझकर हमारी कार रोकने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? अनन्या चौहान ने गुस्से में पूछा और अपना चश्मा ठीक किया। कीर्ति वाधवा ने ताना मारा और अनन्या चौहान को ऊपर से नीचे तक घूरा। फिर उसकी नजरें शिवाय पर टिक गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली जैसे वो बहुत गुस्से में हो। शिवाय बिना किसी भाव के कार से बाहर निकला। कीर्ति वाधवा, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर ऐसे कार चलाने से कुछ हो जाता तो? शिवाय ने गहरी आवाज में पूछा। कीर्ति वाधवा सच में एक पागल औरत थी। अगर वो ऐसे कार चलाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता
कि दो कारें आपस में टकरा जाती। लेकिन अनन्या चौहान का क्या? क्या उसे चोट नहीं लग सकती थी? क्या उसे खुद के गंभीर रूप से घायल होने का डर नहीं था? क्या भैया, क्या आप इस पागल औरत को जानते हैं? अनन्या चौहान ने शक के साथ कहा और कीर्ति वाधवा को ध्यान से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। क्या ये भाभी है? नहीं, मैंने सुना है कि मेरे चचेरे भाई की पत्नी का नाम शर्मा है। इसका नाम कीर्ति वाधवा है। लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है ये बहुत खूबसूरत है और इसका फिगर भी बहुत हॉट है। क्या ये चचेरे भाई की बाहर वाली लड़की है? ये मुमकिन है। सच कहूं तो मेरे चचेरे भाई शिवा जैसा इंसान, जो भगवान जैसा है, वो भी इन दुनियावी चीजों से नहीं बच पाया। ये सोचकर अनन्या चौहान ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ शिवाय को देखा। पिछली बार शिवाय ने उसके प्यार को मुंह पर ठुकरा दिया था और बड़े साहब ने उसके वाधवा विला में रुकने पर रोक लगा दी थी। कीर्ति वाधवा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे शिवाय के पास जाने में शर्म आ रही थी। वो अभी भी गुस्से में थी। आज जैसे ही यामिनी जोशी ने फोन करके शिवाय और अनन्या चौहान के बारे में बताया, वो पहले से ही आग बबूला थी। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। दुनिया की कोई भी चीज उसके गुस्से को शांत नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत देव और जय को अपने साथ चलने को कहा और गुस्से में कार रेस करते हुए वहां पहुंच गई। लेकिन जब उसने अनन्या चौहान की वो अजीब सी मुस्कान देखी तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। हम कीर्ति वाधवा ने चिढ़ते हुए कहा, शिवाय, तुम एक झूठे और धोखेबाज इंसान हो। धोखेबाज? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? शिवाय ने उलझन में पूछा। भैया, क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? क्या आपके घर में आग लगी हुई है? अनन्या चौहान ने अपना मुंह छुपाते हुए हंसकर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका चचेरा भाई शिवा, जो एक बहुत बड़ा इंसान था, जिसे दिल्ली की अनगिनत अमीर घराने की लड़कियां और औरतें अपना आदर्श मानती थीं, उसका भी ऐसा रूप देखने को मिलेगा। अगर वो ये खबर और आज का ये तमाशा दिल्ली में शिवा की पागल दीवानियों को बता दे, तो क्या दिल्ली की औरतों के बीच एक बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा? कीर्ति वाधवा ने गुस्से में अपने पैर पटके और कहा, तुम कितने शरीफ और घमंडी बनते हो। जब हम पिछली बार चाय पी रहे थे, तो क्या तुमने मुझे ऐसे ही मना नहीं कर दिया था? लेकिन अब जैसे ही तुमने किसी बड़े बैकग्राउंड वाले इंसान को देखा, तुमने खुद जाकर उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। तुम सच में? ये कहते हुए कीर्ति वाधवा आगे कुछ नहीं बोल पाई। आखिर उसका शिवाय से कोई रिश्ता नहीं था। वो उसकी पत्नी नहीं थी। उसे ये सब कहने का कोई हक नहीं था। ये है। शिवाय ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई और शांति से कहा, मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अनन्या चौहान उसके चचेरे भाई की बहन थी। अगर वो बता देता तो उसकी पहचान भी सामने आ जाती। ठीक है, अगर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है तो नहीं है, कीर्ति वाधवा ने घमंड से कहा और अनन्या चौहान को घूरते हुए बोली, मैंने सुना है कि तुम दिल्ली के चौहान परिवार से हो। हां, क्या तुम मुझे जानती हो? अनन्या चौहान ने उत्सुकता से पूछा। उसे नहीं लगा कि वो कीर्ति वाधवा को जानती है। कीर्ति वाधवा ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि शिवाय की एक पत्नी है? मुझे पता है। अनन्या चौहान ने सिर हिलाया। कीर्ति वाधवा गुस्से से लाल हो गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अनन्या चौहान के इस बेबाक अंदाज ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। देव और जय एक तरफ खड़े थे। वे अपनी मैडम को वहां से जाने के लिए मनाना चाहते थे। ये थोड़ा बेइज्जती वाला लग रहा था। तुम खुद से वही सवाल क्यों नहीं पूछती जो तुमने पहली लड़की से पूछा था? उफ, जो औरत प्यार में पड़ जाती है वो अपना दिमाग खो बैठती है। मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम शिवाय से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करूंगी। कीर्ति वाधवा ने खूंखार अंदाज में कहा, यह मत सोचना कि दिल्ली का चौहान परिवार बहुत ताकतवर है। पुणे शहर में मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अनन्या चौहान कहां से आई है। चाहे कोई भी औरत हो, शिवाय की पत्नी काव्या को छोड़कर
जिसे वो पहले नहीं जानती थी। किसी को भी शिवाय के करीब जाने की इजाजत नहीं थी। अरे, तुम क्या कर रही हो? अनन्या चौहान को भी यह जलन बहुत अजीब लग रही थी। उसे भी गुस्सा आ गया। मैं जो चाहूं वो करूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतना घमंड दिखा रही हो, कीर्ति वाधवा ने गुस्से में कहा। उसने कार से मछली पकड़ने वाला एक बैग उठाया, उसकी जिप खोली और लोगों पर आग बरसाने ही वाली थी कि इसे नीचे रखो, शिवाय ने ठंडी आवाज में कहा। कीर्ति वाधवा कुछ पल के लिए हिचकिचाई। वो वहीं रुक गई और अचानक उसे एहसास हुआ कि जब शिवाय को गुस्सा आता है तो वो बहुत डरावना लगता है। कीर्ति वाधवा, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी एक पत्नी है। दूसरी बात, अनन्या चौहान और मैं सिर्फ दोस्त हैं। और आखिर में मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें किसने बताया कि अनन्या चौहान और मैं एक साथ बातें कर रहे थे? कीर्ति वाधवा का चेहरा बहुत उदास हो गया। वो हिचकिचाई और बोली, हाँ, यामिनी जोशी और वरुण जोशी ने फोन करके मुझे बताया था। कितनी बेवकूफ हो तुम, शिवाय ने ठंडे स्वर में कहा। उसने और कुछ नहीं कहा और मुड़कर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। जोशी परिवार के वे दोनों लोग सच में मौत को बुलावा दे रहे हैं। विनीत जोशी, जिसने पिछली बार जोशी परिवार को बर्बाद कर दिया था, लगता है उसे कोई सबक नहीं मिला। अनन्या चौहान ने कीर्ति वाधवा को एक चुनौती भरी नजरों से देखा। फिर वो कार में बैठ गई और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कीर्ति वाधवा ने अपने छोटे छोटे हाथों को भींचा और शिवाय को दूर जाते हुए देखती रही। वो जानती थी कि जोशी परिवार के वे दोनों लोग शायद उसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगी, वो शिवाय को कैसे पा सकती है? कार की पिछली सीट पर शिवाय ने रंगा भाई को फोन मिलाया। उसने रंगा भाई से कहा कि वो जोशी परिवार को सबक सिखाए और यामिनी जोशी और वरुण जोशी पर नजर रखे ताकि वे पीठ पीछे कोई गंदी चाल न चल सके। भैया, कीर्ति वाधवा कौन है? मैंने सुना है कि मेरी भाभी का सरनेम शर्मा है। अनन्या चौहान ने मुस्कुराते हुए उत्सुकता से पूछा। आज रात गुजरात चलना है, शिवाय ने शांति से कहा। अनन्या चौहान का पुणे में रुकना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। अनन्या चौहान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। इस बीच शर्मा ज्वेलर्स ग्रुप डायमंड टावर में नीचे कई कमर्शियल गाड़ियां खड़ी थीं। फॉर्मल सूट पहने हुए काव्या गंभीर चेहरे के साथ इमारत में दाखिल हुई। एक महिला अध्यक्ष, प्रेसिडेंट का रुतबा उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसके पीछे सूट पहने हुए बिजनेस वकीलों की एक टीम चल रही थी। जयेश भी कार से उतरा और सम्मान के साथ एक तरफ खड़ा हो गया। इस समय काव्या का दिल जोश से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय की इतनी बड़ी पहचान कैसे हो सकती है। शिवाय का दोस्त महाराष्ट्र का मशहूर रईस जयेश था, जिसने सीधे 1500 करोड़ रुपए का फंड देने की बात मान ली थी, और अगर पैसे कम पड़े तो और भी दे देगा। यह सब बहुत आसान लग रहा था। एक बार जब उसके पास पर्याप्त पैसा आ जाएगा तो उसे पूरा भरोसा था कि वो शर्मा ग्रुप को वापस हासिल कर लेगी और अपने दादाजी के बिजनेस को और भी बेहतर बनाकर शर्मा ग्रुप का नाम रोशन करेगी। कुछ ही देर में वो शर्मा ग्रुप के सीनियर जनरल ऑफिस में पहुंची। इस समय डायरेक्टर के ऑफिस में हरीश शर्मा और राजेंद्र शर्मा भाषण दे रहे थे। यहां तक कि रोहन शर्मा भी कंपनी में वापस आ गया था और उसे ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। वो पूरे दिन इतराता फिरता था। ओह काव्या शर्मा, तुम्हारी डायमंड टावर में आने की हिम्मत कैसे हुई? धूप का चश्मा और फैंसी सूट पहने एक नौजवान ने दरवाजे से अंदर आती काव्या को देखकर कहा, काव्या, तुम्हें तो कब का नौकरी से निकाला जा चुका है। तुम अभी भी कंपनी में कैसे आ सकती हो? क्या तुम शर्मा परिवार के नाम पर पैसे मांगने और बदतमीजी करने आई हो? उसने ताना मारते हुए कहा।